अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। टर्की दो कंट्रीज़ को अनाउंस करता है कि वो एशिया में उनके सबसे बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनर होंगे। यहाँ बात प्रोक्योरमेंट की नहीं की टर्की ने, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है। मतलब ये दो कंट्रीज़ के साथ वो मुस्तकबिल में बहुत से जॉइंट वेंचर करेंगे। पहला पाकिस्तान और दूसरा इंडोनेशिया। टर्की सोर्सेज ने खुद इसे रिपोर्ट किया कि टर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह कहा कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर वो मुस्तकबिल में बहुत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाने वाले हैं। और इवन अब भी पाकिस्तान और इंडोनेशिया की तरफ से बहुत से इंजीनियर्स टर्की में मुख्तलिफ खिदमात से अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी नस्ल के बहुत से इंजीनियर्स इस वक्त टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के अंडर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत खुश आइंद चीज़ है। ये बयान काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एशिया में दो बड़े कंट्रीज़ का उन्होंने नाम लिया, एक इंडोनेशिया और दूसरा पाकिस्तान, जो कि आने वाले वक्त में टर्की के बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर होने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान और टर्की की क्या क्या डिफेंस नीड्स हैं और डिफेंस के शोबे में किस लिहाज से जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा और किस किस्म के वेपन सिस्टम्स को डेवलप किया जा सकता है या उनके ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इस पर ज़रा तफसील से हम बात करते हैं। पाकिस्तान की सबसे पहले बात कर लें तो पाकिस्तान बहुत से टर्किश सिस्टम को पहले ही यूज़ करता है। इनमें TB2 ड्रोन है, अकंचे है। उसके अलावा टर्की और पाकिस्तान की जॉइंट वेंचर मिल्जियम क्लास कॉर्वेट्स हैं, जिन्हें हम बाबर क्लास कॉर्वेट भी कहते हैं। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और टर्की के दरमियान एक जॉइंट वेंचर है, सेम एज जैसे JF-17 का जॉइंट वेंचर है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। उसके अलावा पाकिस्तान की सबमरीन्स की अपग्रेडेशन भी टर्की के थ्रू हुई। और इवन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करने के लिए पाकिस्तान JF-17 में भी कुछ टर्किश सिस्टम्स लेकर आ रहा है, जैसे कि टर्किश ASMI पोर्ट और उसके अलावा टर्किश एसल पोर्ट भी। लेकिन पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मिलिट्री स्ट्रेटजीज टोटली डिफरेंट है। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि अपनी एयरफोर्स और नेवी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि एयर वॉरफेयर आपकी फ्यूचर होने वाला है। एयर वॉरफेयर में अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो आप अपने दुश्मन के खिलाफ ताकतवर लैंड फोर्स होने के बावजूद भी हार जाएंगे। और दूसरा, CPEC की अहमियत की वजह से पाकिस्तान अपनी नेवल फ्लीट को मजबूत कर रहा है। और इस वक्त की अगर नेवल फ्लीट को देखा जाए तो इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमसे 4 से 5 गुना बड़ा मुल्क इंडिया बैठा हुआ है जो कि हमारा दुश्मन है, और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की चपकलिश है, जो कि अपने इलाकों में होने वाली या अपने पानियों में होने वाली जंग को किसी भी वक्त हमारे पानियों में धकेल सकते हैं और हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा फोकस कर रहा है अपनी एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रेंथन करने में। अगर बिग टिकट सेल्स को देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेने की बात की जा रही है। ऐसे 30 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान लेगा। $1.5 बिलियन का ये मुआहदा होने वाला है। इसमें अभी इंजन का मसला है। तो जो पिछली वीडियो बनाई थी T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में, वहाँ मैंने ये कहा था कि TS-1400 इंजन की जो थ्रस्ट होगी वो 1000 हॉर्स पावर की होगी। तो वो मैंने इसलिए बयान की थी क्योंकि इसका जो बेस वेरिएंट है, इनके प्रोटोटाइप फेज में इसका वेरिएंट गया, वो इतनी ही पावर प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो विकीपीडिया पर पावर लिखी हुई है वो इसके प्रिस्क्राइब्ड वेरिएंट की लिखी हुई है, जो कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के साथ आएगा और उसकी पावर होगी 1400 हॉर्स पावर। तो मैंने जो इन रियलिटी इस वक्त इंजन मौजूद है, तो बेसिकली मैंने उसी की पावर को एक्सप्लेन किया था, उसी के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बयान की थी। सो ये मैंने सोचा कि मिसकंसेप्शन ज़रा क्लियर कर दूं। दूसरा, कान या TFX 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट टर्की का, इसमें पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार भी किया है पाकिस्तान ने, और टर्की की तरफ से भी ऐसे बयानात मौजूद हैं और पाकिस्तानी नस्ल के इंजीनियर्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। सो एक पोटेंशियल पाकिस्तान इस एयरक्राफ्ट का बायर हो सकता है। पाकिस्तान TOT के तहत इसे अपने मुल्क में लेकर आ सकता है, या जैसे बाकी कंट्रीज़ ने US को ज्वाइन किया F-35 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो पाकिस्तान भी सेम वे में कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। और मुस्तकबिल में हमें देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान दो तरह के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यूज़ करे, एक टर्किश TFX और दूसरा चाइनीज़ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। T-129 एंड कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बाद जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है पाकिस्तान के लिए, वो किज़लेल्मा अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर है। पाकिस्तान ओब्वियसली मुस्तकबिल में मैन अनमैन्ड टीमिंग को कंसीडर कर रहा होगा अपनी एयरफोर्स के लिए, और इसके बगैर, यानी कि इस कंसेप्ट के बगैर कोई भी एयरफोर्स मुस्तकबिल में फ्यूचर वॉरफेयर लड़ने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुस्तकबिल में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद होंगे, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स मौजूद होंगे। उनको काउंटर करने के लिए आपको ऐसे ड्रोन्स चाहिए जिनको जहाज़ में बैठा पायलट कंट्रोल कर सके, और वो ड्रोन्स आगे जाके स्ट्राइक करें और मदरशिप या मेन फाइटर एयरक्राफ्ट पीछे ही रहे और वो इन एयर डिफेंस सिस्टम के खतरे से बचा रहे।
सेम पाकिस्तान टर्किश डिस्ट्रॉयर्स के बारे में भी देख रहा है, और उसके अलावा मज़ीद अगर हम नेवल शिप्स लेते हैं टर्की से या टर्की के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, और उसके अलावा स्टेल्थ UCAVs के मामले में भी हो सकता है पाकिस्तान टर्की के साथ कोलैब करे, या हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, सेम एज जैसे टर्की के पास अनका 3 ड्रोन है। अब हम आते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया की सबसे पहले मैं आपको वन लाइनर बता दूं तो इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, समुद्री इलाका उनका, उस पर चाइना दावा करता है कि यह इलाका हमारा है। यानी कि चाइना और इंडोनेशिया में एक टसल है, वहाँ चूँकि जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर दोनों कंट्रीज अपना क्लेम करते हैं। इंडोनेशिया US F-16 को यूज़ करता है, T-50s को यूज़ करता है, जिसे हम FA-50 एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। उसके अलावा वो रशियन एयरक्राफ्ट यानी Su-30 Su-25 को भी यूज़ करता है। सो इंडोनेशिया को आप एक हद तक न्यूट्रल कंट्री कह सकते हैं, ना वो ज़्यादा प्रो US है और ना ही ज़्यादा प्रो रशियन है। लेकिन इंडोनेशिया जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा मार खाता है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स के हवाले से, मतलब लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन्स के हवाले से। उसके लिए फरवरी 2023 में इंडोनेशिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जिनका नाम सुबियांतो था और टर्किश मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जिनका नाम हुलूसी आकार था, उन्होंने एक मुआहदा साइन किया था, MOU साइन किया था। ये बेसिकली डिफेंस MOU था। इसकी डिटेल्स तो नहीं दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनसे रिलेटेड एक मेमोरेंडम था। और इंडोनेशिया ख़ास तौर पर खान बैलिस्टिक मिसाइल्स ख़रीदना चाहता है टर्की से, जो कि 280 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं। 2500 किलोग्राम इनका वेट है और 470 किलोग्राम का बारूदी मवाद ये लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बाकायदा इंडोनेशिया ख़रीदना चाहता है। अपने का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो टर्किश ओरिजिन का रखना चाहता है इंडोनेशिया, जिनमें इनके कोरतुक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं, सुंगुर मैन पैड्स मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ आर्मर्ड व्हीकल्स पर रखकर भी लॉन्च किए जा सकते हैं, साइपर और उसके बाद हिसार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। इंडोनेशिया ख़ास तौर पर हिसार यू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हिसार यू की जो मैक्सिमम रेंज है वो 70 किलोमीटर है, यानी कि मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।